ठीक है, चलो स्टार्ट करते, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग कहाँ से लिए थे, तो रशिया से लिए थे। रशिया की जगह अगर यूएसएसआर भी लिखा हुआ रहेगा तो हो जाएगा, बिकॉज कि जब तुम्हारा ये आया था तो उस वक्त रशिया का नाम तुम्हारा यूएसएसआर था। पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग लिए कहाँ से हैं, कहाँ से बोरो किया है इंडिया ने, तो रशिया से। दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मतलब फिर भी नॉलेज रख लो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है। नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, उस वक्त तुम्हारा मेंशन नहीं किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, उस वक्त ऐड नहीं किया गया था, बाद में ऐड किया गया, ठीक है। बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ओके। कौन सा पार्ट में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आते हैं, तो वो है तुम्हारा पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A, ओके। ये कब आई, ये कब आई और कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आई है, तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 1976 में आई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई है, 42, सॉरी मैं यहाँ 2 लिखना भूल गई, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आई थी। इसको रिकमेंडेशन किसने किया था, तो सरन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। इनके जो ड्यूटीज है ना, इसको रिकमेंडेशन किसने किया था, या फंडामेंटल ड्यूटीज को किसने रिकमेंडेशन किया था, तो सरन सिंह कमेटी ने। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर वेयर इनकॉर्पोरेटेड पार्ट 4A, the part 4A of the constitution by the 42 constitutional amendment act 1976 on the recommendations of सरन सिंह कमेटी। इसको सरन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी तो इसमें टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, 10 थी, टोटल 10 थी। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 10 थी, ठीक है, लेकिन बाद में फिर से एक ऐड की गई, ठीक है ना। तो कब ऐड की गई, कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड की गई, क्वेश्चन आता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, तुम सुनी होगी कि एक तुम्हारा रूल आया है कि 6 से 14 ईयर, बस 6 से 14 ईयर के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है तो देना है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, ये वाला एक आया है। जैसे तुम देखोगे गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हारा 10 तक 9 तक का, 1 से लेके 9 तक का बच्चों को फेल नहीं करना है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग बोला गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि फ्री भी देना है और कंपलसरी। हर पेरेंट्स, इंडिया के हर एक पेरेंट्स, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, उनपे ये बात लागू होता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे, ठीक है। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो भी स्कूल में पढ़ा, अपने बच्चे लोग को पढ़ा सकता है, पैसा नहीं लगेगा, ये बोला गया। ये कौन सा ड्यूटीज था, यही जो ये तो ना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो आज कितने हैं, आज फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, ये वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा से याद करें क्योंकि इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज कितने हैं, आज जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज 11 ड्यूटीज है। आज फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, 11, लेकिन जब आया था तो कितना था, तो 10 था, ठीक है, ये बात याद रखना। कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है, तो आर्टिकल 51A के अंदर आती है, ठीक है। एक बार मैं चार्ट बना रही हूँ उसके बाद, क्योंकि ये वाला पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद तो हम लोग चलो एक बार इसका चार्ट बना लेते उसके बाद। देखो चार्ट में अगर तुम बोलोगी तो बोल सकती है, अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है। मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है एग्जाम में, तुम आंसर देना। देखो जैसे डीपीएससी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ कहाँ से हम लोग लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग लिए कहाँ से हैं, हाँ एक मिनट रुको, तो मेरी आवाज क्यों नहीं आ रहा है, ये आवाज की प्रॉब्लम, रुको रुको मेरे साइड से आवाज कम है क्या, आवाज तो आना चाहिए, वेट वेट एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बोलो, अब आएगा आवाज। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं,
हाँ, रशिया से, बिल्कुल सही बोली। रशिया बोले चाहे यूएसएसआर बोले तो एक ही आंसर होगा ना। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं, बिल्कुल सही बोली। ठीक है, अब बताओ मुझे कि अरे मैं तो खोल कर रखी हूँ आंसर, तुमसे पूछ रही हूँ। यहाँ पूछ रही हूँ, ठीक है ना, यहाँ बना रही हूँ, यहाँ ठीक बनेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो रशिया से लिए। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज? कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है ये बताओ। हाँ, आर्टिकल, हाँ आर्टिकल 51A। और कौन सा, हाँ, और कौन सा पार्ट में आती है? कौन सा पार्ट में? हाँ बिल्कुल सही वाली, पार्ट 4A में आती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ओरिजिनली जब फंडामेंटल ड्यूटीज आया था तो वो कितने थे? स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 10। ठीक है, 10 था ओरिजिनली, हाँ 10 था। ओके, उसके बाद एक और ऐड किया गया। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज कब आया? उसका डेट क्या है, ईयर क्या है? 1976, बिल्कुल सही बोली। कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आई थी? कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आई थी? अमेंडमेंट कौन था? अमेंडमेंट था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी, ठीक है, ठीक ना। ओरिजिनली मैं बोली हूँ। आज कितना है? आज टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? टोटल टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं आज? 11 है, बिल्कुल हाँ, आज टोटल 11 है। एक एक जो न्यू ऐड किया, वन मोर ऐड किया गया, ठीक है, वन मोर ऐड किया गया। तो वो कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था और उसका डेट क्या है? अमेंडमेंट था 86, ठीक है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, और 2002, बिल्कुल सही बोली। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मुझे ये बताओ, हाँ बाकी तो हाँ, रिकमेंडेशन किसने किया था इस फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए? हाँ, सरन सिंह कमेटी, यानी तुमको ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट तो। सरन सिंह वाला तो मतलब ये वाला पहला पेज तो तुमको समझ में आ गया कि सरन सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन किया था, ठीक है, कमेटी हो गया। ये चार्ट तुमको पूरा समझ में आ गया। रशिया से आर्टिकल 51A पार्ट ए ओरिजिनली 10 था, आया कब था? 1976 में, अमेंडमेंट 42, उसके बाद तुम्हारा टोटल है 11, एक और ऐड किया गया, कौन सा अमेंडमेंट? 86, एयर है 2002, रिकमेंडेशन सरन सिंह कमेटी। ओके, हो गया, सरन सिंह कमेटी। ओके, अब मैं दूसरा पेज वाला स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इस वजह से मुझे तुमको रिवीजन कराना पड़ा। चलो आगे। हम तुमको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? ये जो होता है फंडामेंटल राइट जस्टिफिकेबल होता है, मैं पढ़ाई थी, जस्टिफिकेबल होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये नॉन जस्टिफिकेबल होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा जस्टिक डिफरेंस क्या है कि ये नॉन जस्टिफिकेबल है। अगर तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज कोई वायलेंस भी करा तो उसका कोई, तुम कोर्ट नहीं जा सकती हो, ठीक है ना, कोई तुम कोर्ट नहीं जा सकती हो, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर तुम्हारा वायलेशन होता है तो तुम कोर्ट जा सकती हो, ओके, तुम कोर्ट जा सकती हो। तो दोनों में यही फर्क है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफिकेबल होता है और जो नॉन जस्टिफिकेबल होता है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, ये सिर्फ सिटीजन को दिया गया, जबकि हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो देखे थे कुछ राइट्स ऐसा था जो फॉरनर को भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये सिविक है और मोरल ड्यूटीज है। अब मैं बता रही हूँ क्या, देखो, सिविक और मोरल ड्यूटीज की मतलब क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम लोगों के लिए ड्यूटीज है कि हम लोगों को भी, अब हम लोग अपने मुल्क का सिटीजन है तो हम लोगों को भी अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, कुछ ड्यूटीज करना है, कुछ सिविक एंड मोरल ड्यूटीज करना है, वही फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना। बोला ये जो रूट है ना, ये इंडिया का एक ट्रेडिशन है, मैथोलॉजी है, रिलीजन है, प्रैक्टिस है, जब इसे बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या?
हम लोग आपको राइट दे रहे हैं, हम लोग आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको भी तो कंट्री के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो इसलिए आपको ड्यूटीज दिया गया है। वो ड्यूटीज का 11 ड्यूटीज है। ये ड्यूटीज आपको पूरा करना है, किसके लिए? अपने कंट्री के लिए करना है, ठीक है। बाकी आ जाओ। अच्छा मैं 11 यहाँ पे तुमको एक चीज पढ़ाऊंगी मैं। जब सरन सिंह कमेटी से जब मांगा गया कि सर आप लोग ना हमें सजेस्ट कीजिए कि कितना कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सरन सिंह कमेटी ने 10 सजेशन दिया, 10। इन्होंने बोला कि ये रहेगी, मान लो इन्होंने नाम बताया ABCD ऐसे करके, मैं अभी बताऊंगी। इन्होंने 10 सजेशन दिया कि ये चीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने उनका जो है ना सिर्फ 8 ही एक्सेप्ट किया। उन्होंने जो 10 सजेशन दिया ना, था 10 फंडामेंटल 10 ही था, 10 ही था। बट जो सरन सिंह कमेटी ने जो मतलब अपना जो उन्होंने सजेशन दिया ना कि ये इसमें ऐड होना चाहिए प्रिंसिपल या फीचर जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो सिर्फ 8 ही को माना गया। 2 गवर्नमेंट खुद से ऐड करती है, 2 ऐड करके और 10 हो जाता है, ठीक है। बोला करेंट टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है? करेंट तुम्हारा 11 है, ठीक है। जो कि 86 अमेंडमेंट 2002 के बाद 11 हो गया है ना, क्योंकि हम लोग एक वाला जो ऐड किए थे वो किसके अकॉर्डिंग ऐड किए थे? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। अच्छा एक और बात, एक और कमेटी थी जिसका नाम था जस्टिस JS वर्मा कमेटी, जो कि 1999 का है। डेट नहीं याद करना है इसमें, तुमको सिर्फ ये याद करना है कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो है वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज को रिव्यू करने के लिए बोलते कि रिव्यू कर लो एक बार, ठीक है ना। तो ये सिर्फ जुड़े हुए हैं, इन्होंने कोई सजेशन वगैरह नहीं दिया था, इन्होंने अपने एक एडवाइस दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जो वर्किंग हो रही है ना उसको एक बार रिव्यू कर लिया जाए, ठीक है। बाकी तुमको यहाँ पे ये वाला सिर्फ समझना था, ये पोर्शन, ठीक है ना। बाकी जो रेड वाला हाईलाइट है जो मैं बार बार अभी रिपीट किया वो सब याद करना, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये मुझे समझाना था बिकॉज तुम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रही हो तो तुमको तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तुम पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट, अगर तुमसे कोई पूछ लेते बताओ क्या सरन सिंह कमेटी ने पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज दिया, अगर तुम इंटरव्यू देने गई तो तुम बोलोगे कि नहीं सर उन्होंने 10 जरूर दिया था, लेकिन उसका सिर्फ 8 ही एक्सेप्ट किया गया था, 2 और ऐड किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। उस वक्त कहानी क्या था कि 1971 में तुम्हारा इंदिरा गांधी जो है ना इमरजेंसी लगाती है। जब वो इमरजेंसी लगाती है तो लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी दिमाग लगाई क्यों ना हम ऐसा कोई अमेंडमेंट लिया है कि जिसके अकॉर्डिंग लोगों को एक ड्यूटीज दे देंगे कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं कर सकते, आप इस कंट्री में रहते हैं तो आपका कुछ ड्यूटीज बनता है। तो उसी वही टाइम पीरियड में ये वाला आया था। तो सरन सिंह कमेटी ने 10 दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 नहीं माना, उनका एडवाइस को 8 ही माना, और 2 गवर्नमेंट फिर अपने तरफ से ऐड करके 10 कर देती है, और उसके बाद लास्ट में एक ऐड होता है अभी 2002 में, तो 11 हो गया। नई स्टोरी ये है, तो ये मुझे तुमको समझाना था, ये समझा दिया। अब मैं मेन चीज पे आती हूँ। 11 याद करना है, ठीक है ना, 11 आता है एग्जाम में, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक है भाई? ये है कहाँ से, ए से लेकर के तक का। फर्स्ट क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट। अच्छा देखो जो तुम्हारा पर्पल कलर में लिखा हुआ वो याद नहीं करना, लेकिन एक नॉलेज के लिए मैं दे दी हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा निकल जाए अल्लाह करके, तो तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो हो सके पूछ ले, वैसे इतना डीपली नहीं पूछता ये सब, बट ये रेड वाला तुमको सब याद करना है कि एग्जाम में आता भी है और आया भी है बहुत एग्जाम में। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोला गया, लोगों को बोला गया, ड्यूटीज का मतलब क्या, लोग फॉलो करेंगे, है ना, लोग फॉलो करेंगे, सिटीजन फॉलो करेंगे ड्यूटीज। तो बोला गया भाई सुनो, एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो एरियाज जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देना होगा। किसको रिस्पेक्ट देना होगा? इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है ना, आप इसको जला नहीं सकते हैं, या फिर आप इसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, या आप इसको जलाएंगे तो सजा मिलेगा। वो नेशनल ऑनर एक्ट 1970 एक्ट के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगा, ठीक है। ये एक्ट याद नहीं करना है, खाली पढ़ा रही हूँ तो समझा रही हूँ, बाकी रेड वाला याद करना, ठीक ना। एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज है इंस्टीट्यूशन को मानना है। तो क्या क्या आइडियाज है ये तो मुझे बताइए, आपने तो खाली बोल दिया। तो वो है आपको नेशनल फ्लैग, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया है, इंस्टीट्यूशन है, इसको मानना है हम लोगों को, रिस्पेक्ट देना है। नेशनल एंथम, तुमको पता है अगर हम लोगों का कहीं पर भी नेशनल एंथम होगा इंडिया में, ठीक है, तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर खड़ा नहीं हो रही, अगर तुम खड़ा नहीं होगी, यानी नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट है,
ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई, आपको नेशन एंथम को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा, ये तो बोल दिया गया। उसके बाद बोला गया चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बोला सुनो, अगर तुम क्या करो, नोबल आइडियाज को फॉलो करो। तो नोबल आइडियाज कौन, अब तुम पूछोगी कि ठीक है आपने तो बोला कि नोबल आइडिया को मानो, तो कौन सा नोबल आइडिया, अब तो बताएं। तो बोला गया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, जैसे भगत सिंह, गांधी जी, उनके जो नेशनल स्ट्रगल जो थे ना, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किए थे हमारे कंट्री में, उससे इंस्पायरेशन लो, इनसे इंस्पायर हो। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया, तुमको नोबल आइडिया को फॉलो करना पड़ेगा। वो भी कौन सा नोबल आइडिया, जो हम लोगों के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, भगत सिंह, है ना, भगत सिंह, सर सैयद अहमद खान, इसके बाद तुम्हारा ये क्या नाम है, गांधी जी, ये लोग क्या है तुम्हारा फ्रीडम फाइटर है। तो इनको आप इनके आइडिया से आप इंस्पायरेशन लीजिए, ठीक है। फिर बोला गया 3 नंबर में कि आप होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉबिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको इंडिया में सॉबिनिटी बना के रखना पड़ेगा। इंटीग्रिटी का, यूनिटी का मतलब क्या, अब ये नहीं कि आप तो कुछ ऐसा बात बोल दे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होने लगे, है ना, ऐसा कोई बात नहीं बोल दे कि राइट्स हो जाए। तो आपको अपहोल्ड करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। किस चीज को अपहोल्ड करके रखना है, किस चीज को प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड बने पकड़ के रखना। तो अब पूछोगी तो उनकी बताइए कि हम किसको पकड़ के रखें, तो सॉबिनिटी को पकड़ के रखो, यूनिटी को पकड़ के रखो, इंटीग्रिटी को पकड़ के रखो, प्रोटेक्ट करो सॉबिनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, ये सबको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटीज है। फिर बोला गया डिफेंड द कंट्री रैंडम नेशनल सर्विस विन कॉल ऑफ इन। देख लो, जब मुल्क में वार चल रहा है, वार चलेगा, ठीक है, आर्मी तो वार करती है, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जब सिविलियन का जरूरत हो, ठीक है, क्योंकि वार हो रहा दो कंट्री के बीच में। अब क्या होगा कि बहुत ही वार बहुत दिन से चल रहा है, तो मिलिट्री का आर्मी मिलिट्री जो है उनका कमी हो रहा, ठीक है ना। तब गवर्नमेंट आपको बोलेगी सिविलियन को, आइए, आपको बुला रही है, किसके लिए, रैंडम नेशनल सर्विस के लिए, आइए मुल्क के लिए सर्विस कीजिए, डिफेंड कीजिए अपने कंट्री को, हम लोग बुला रहे हैं आपको, विन कॉल ऑफ पेन, डिफेंड द कंट्री, अपने कंट्री को डिफेंड करो, रैंडम नेशनल सर्विस, आके यहाँ पे सर्विस दो। जब हम लोग आपको बुलाएंगे ना, तो आपको आना पड़ेगा अपने कंट्री की ड्यूटीज के लिए, ठीक है। सिविलियन को, सिविलियन हम लोग हैं। पहला क्या बोले तो तुम ऐसे याद करना, पहला में नेशनल फ्लैग के बारे में बोला गया है, दूसरा में फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए बोला गया है, तीसरा में सॉबिनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के बारे में बोला गया है, और फोर्थ में डिफेंड द कंट्री, कंट्री को प्रोटेक्ट करना या डिफेंड करना या नेशनल सर्विस के लिए बोला गया। 5 में बोला गया, 5th नंबर में प्रोमोट हारमोनी, हारमोनी को प्रमोट कीजिए, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को फैलाएं, स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि आपके कंट्री में, मतलब हमारे कंट्री में लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो, बल्कि क्या हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, हारमोनी कीजिए, हारमोनी, हारमोनी का मतलब पता है ना, भाईचारा फैलाना, ठीक है। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड की फीलिंग को आप इसको स्प्रेड करें, ठीक है, पूरे लोगों के बीच में, इंडिया के पूरे लोगों के बीच में, ठीक है। आप रिलीजियस, लैंग्विस्टिक, रिलीजन, और जितने भी डाइवर्सिटी, इंडिया क्या है, इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्रीज है। डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज के लोग, मल्टीपल धर्म के लोग रहते हैं। तो इंडिया का एक खूबसूरती बात है कि इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्रीज है, यहाँ पे हर धर्म के लोग होते हैं, तो उनके बीच में आपको हारमोनी बना के रखना है, ठीक है, आप ब्रदरहुड। तो याद रखना, पहला में नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, दूसरा में नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के बारे में बोला गया है, नोबल आइडियाज रखो, नोबल आइडियाज को फॉलो करना है। 3 नंबर में बोला गया सॉबिनिटी के बारे में, 4th नंबर में डिफेंड द कंट्री के बारे में, 5th नंबर में हारमोनी ब्रदरहुड के बारे में, और 6th नंबर, अच्छा ये लो हारमोनी ब्रदरहुड के साथ एक और बात बोला गया प्रैक्टिस ऑफ डीरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। आपको विमेन को डिग्निटी देना है, विमेन को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, विमेन को डिग्निटी देना। फिर आ जाओ वैल्यू एंड प्रिजर्व, किसको वैल्यू एंड प्रिजर्व देना है, रिच हेरिटाइज ऑफ द कंट्री कॉम्पोजाइट कल्चर, जैसे हम लोग का ताजमहल है, ताजमहल किस चीज में आती है, रिच रिच हेरिटेज, मैं बता रही हूँ जो
रिच हेरिटेज का मतलब क्या, जो कल्चर, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ताजमहल क्या है, ताजमहल, ताजमहल पूरी दुनिया में इसके लिए हम लोग मशहूर है। उसके बाद तुम्हारा नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब है ना रिच हेरिटेज। रिच हेरिटेज एक साइड होता है, यूनेस्को, मैं पढ़ाई थी तुमको यूनेस्को, यूनेस्को के अंदर ये सब है रिच हेरिटेज। तो रिच हेरिटेज जितने भी मुल्क के अंदर है उसको आपको प्रिजर्व करना है। जैसे ताजमहल, अब ये नहीं अब ताजमहल गए देखने के लिए वहां पर आप गंदगी फैला रहे हैं, है ना, नहीं, आपको उसको वैल्यू देना, आपको उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे अजंता, अजंता गार हो गया, वो भी तुम्हारा रिच हेरिटेज में होता है। तो तुम गए अजंता गार घूमने के लिए, ठीक है ना, वहां पे तुम जाके गंदगी फैलाओगी, है ना, वहां पे तुम जाके कुछ ऐसा एक्टिविटी करोगी जिससे वो कल्चर का जो खूबसूरती वो खत्म होगा। तो वो सब नहीं करना, बल्कि उसको वैल्यू देना है, उसको प्रिजर्व करके रखना। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्री का कल्चर है, कल्चर, ठीक है। इंडिया इसी से जाना पहचाना जाता है, तो ये सबको आपको प्रोटेक्ट देना। देखो एक चीज मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई, ठीक ना, रेड, रेड से देखो, ये 7 नंबर है, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, किसको, इन्वायरमेंट को। फिर क्या बोला गया कि देखो अब आपका जो 7 ड्यूटीज है ना, उसमें बोला गया कि आपको प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, किसको, इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा तुमको पता है, फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। इनके साथ आपको कंपेसेशन रखना है, हमदर्दी रखना है। जितने भी लिविंग क्रिएचर है ना, इनके साथ आपको हमदर्दी, अगर आप नहीं हमदर्दी रखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगा। ठीक है? देखो बोल रहा है 7 में कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना। अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है तुमको पता है, तो तुम एक एक वर्ड को लेके याद करना, पूरा को मत याद करना। अभी ना तुम, अभी अगर तुम सुनाओगी ना मुझे, तो बिल्कुल ऐसे ही सुनाना, एक एक वर्ड। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को एबाइड करना, है ना, नोबल आइडियाज को फॉलो करना, उसके बाद अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना सॉबिनिटी को, डिफेंड द कंट्री, प्रमोट हार्मोनी, वैल्यू प्रिजर्व, किसको वैल्यू प्रिजर्व देना है, तो हमारी जो रिच हेरिटेज है कंट्री का, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है। उसके बाद आ जाओ 8, क्या बोल रहा है 8 वाला, 8 वाला बोल रहा है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये वाला ना तुम इसको नहीं भी याद करोगे तो कल ये आता है, ये बहुत बड़े एग्जाम में आता है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है मैं समझा रही हूँ। जैसे पहले जमाने के लोग जो होते थे बहुत ही अंधविश्वास हुआ करते थे, अंधविश्वास। जैसे कहने के मतलब अगर बिल्ली, बिल्ली रास्ता काट दी तो वो रास्ता खराब हो गया, अब कुछ बुरा होगा मेरे साथ, है ना। मान लो कोई लड़की का शादी हुआ और उसका हस्बैंड उसी दिन डेट कर जाता है, तो क्या बोला जाता है, लड़की ही ये थी, लड़की का ही पैरा भारी था, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट तरह का बात बोले जाते। वो सब बात से बचे, बल्कि आप क्या करें, अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर लाएं, अपने अंदर ना एक ह्यूमनिज्म लाइए, ठीक है। हर चीज को साइंटिफिक तरीके से डेवलप कीजिए। देखो एक मेरा बात सुनो, एक मिनट में बता रही हूँ। जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, ठीक है ना, तो हम नहीं जाएंगे उस रास्ता से, बिकॉज की बिल्ली रास्ता काट दी। अरे वो तो एक एनिमल है, वो क्या बेचारी कुछ करने वाली है। दिमाग लगाओ, तुम अगर साइंटिफिक दिमाग लगाओगे तुम्हारे माइंड में ही बात आएगा, अरे वो तो एक जानवर है बेचारी, है ना, वो क्या करने, वो क्या करेगी, कोई बात नहीं है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, मैं बहुत बार गई, मैं काला बिल्ली रास्ता काटी बहुत बार, लेकिन मैं गई कुछ नहीं हुआ। तो वही बात बोला कि साइंटिफिक टेम्पर यूज करो, अंधविश्वास पे मत बिलीव करो, ठीक है ना। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड योर वैलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब वही पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारा रेलवे हो गया, ये सब क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, सब क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये सबको आपको प्रोटेक्शन देना है और वायलेंस नहीं करना। देख लो वायलेंस नहीं करना, एडज्यूर, वायलेंस से बचना है। अब देखिए कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा तो आप सुलझाने की कोशिश कीजिए, बचिए उससे, ठीक ना। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, कैसे मैं ये सब भूल गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला कि आप कुछ अच्छा कीजिए, आप सोचिए कि जैसे तुम पढ़ाई कर रही हो, ठीक है, तुमको टीचर बनना है, तो तुम टीचर क्यों बन रही हो, तुम टीचर बन रही हो कंट्री के लिए, ठीक है। ऑल इज पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, चाहे तुम अकेला कुछ करो या तुम किसी के साथ मिलकर कुछ करो, ठीक है ना, तुम अपने माइंड में ये रखो कि मुझे कुछ हायर लेवल को अचीवमेंट करना है। जैसे तुम देखी होगी ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला, तो वो इसमें आ जाएंगे, क्यों, उन्होंने कुछ ऐसा किया, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस किया, है ना, उनको हायर अचीवमेंट मिला। तुम हायर अचीवमेंट करोगे तो किसको नाम होगा, हमारे कंट्री को नाम होगा, नेशन को, इंडियन, है ना, इंडियन बोला जाएगा। उसके बाद प्रोवाइड, हाँ ये वाला हो गया 11 वाला, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एडुकेशन वन चाइल्ड वार्ड बिटवीन द 16 ईयर से 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एडुकेशन देना जरूरी है।
ये कौन सा अमेंडमेंट भी बोला गया, ये वाला याद करना है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ऊपर भी पढ़ाई हूँ। लास्ट वर्ड में क्या बोला गया, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। मम्मी और पापा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना हर हाल में जरूरी है। वैसे ऐसे क्या होगा कि इंडिया में कोई भी जाहिल नहीं रहेगा। जैसे पहले जमाने में तुम देखी होगी कि जो पहले जमाने की अगर औरत स्कूल नहीं गई तो दम ही नहीं गई, मतलब 5 तक भी नहीं पढ़ी हुई। तो इसीलिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखा गया कि एटलीस्ट अगर नहीं इतना नॉलेज है तो कम से कम 10 तक तो पढ़ ले, 10 तक तो पढ़ ले, एटलीस्ट 10 तक पढ़ने से भी कम से कम घर संसार तो चलाना आ जाएगा ना, साइंटिफिक टेम्पर तो उनके दिल में आ जाएगा ना कि हर एक चीज को साइंटिफिकली सोचेंगे। ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्यों नहीं की। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में इसका विचार बनाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा अभी मैं बताऊंगी, रुक जाओ। देखो ये मैं आंसर बता देती हूँ। देखो, रशिया से हम लोग लिए हैं, इंडिया इंडिया लिया है, और जापान में अभी है। कोई कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, कोई कंट्रीज में नहीं है। सिर्फ रशिया से हम लोग लिए हैं, इंडिया में है, और अभी जापान ऐसा डेमोक्रेसी कंट्री जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है। जर्मनी में नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाला बताओ, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर सजेस्ट बाय सरन सिंह कमेटी। सरन, हाँ, सरन सिंह कमेटी ने कितना फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए सजेशन दिया था, बोलो। नहीं, 8 होगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने उनका 8 ही माना गया था ना, तो इसलिए 8 होगा। हाँ, ये देखो कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, कौन से पार्ट में आती है, देखो पार्ट 4 है, हाँ सी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी तुम्हारी, बोलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तुम्हारी, हेलो, आवाज आ रही है आफरीन, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, पार्ट 4 ये बोली ना, ठीक है। ओके, मैं ऊपर ले जा रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कब आए, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के अपनी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या बोल, ये कौन सा आंसर बनेगा। ये सब एग्जाम में आया हुआ, मतलब कोई कोई एग्जाम में आया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बोलो। हाँ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हाँ बिल्कुल सही बोली, हाँ सही बोली, बी नंबर। तुम सही बोली हो, ओके। हाँ बी, मैं सुन ली बी, मैं इसे तो ऊपर करूंगी। बी मैं समझ गई, मैं सुन। हाँ देख लो, आंसर दिया हुआ है जर्मनी 8, ये देख लेना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छे से समझना, समझ कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, नोट देख लेना, ठीक है ना। चलो, अब बताओ मुझे आंसर। डी, डी बोली, तुम डी बोली, ये वाला बोली है ना। हाँ सही बोली, ये वाला। देखो, बी कैसे, डिफेंड द कंट्री द वेन द कॉल ऑफ, हम बोले ना, डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना। जब कंट्री को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी, जब कंट्री को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, जब कंट्री को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा। ये हम पढ़ाएं, आपको प्रोटेक्शन देना है, किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है। उसके बाद अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉबिनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी, ये सब बोला गया है कि आपको अपने कंट्री में अपहोल्ड करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है, किसको किसको, सॉबिनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हाँ, स्टाब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, ये तुम्हारा डीपीएसपी है, अभी मैं कहूंगी डीपीएसपी, डीपी डायरेक्टिव डायरेक्टिव डीपीएसपी, एसपी है, हाँ डीपीएसपी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आंसर बताओ, कौन सा है इसमें, ठीक है ना, कौन सा है पूछ रहा। नहीं नहीं, क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
विच ऑफ द फ्लो, हाँ देखो अपने समझो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। बताओ क्या बोल रहा हूँ। बी, डी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब क्या बोला गया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2 में कौन सा ऐड किया गया है ना। हाँ डी तुम सही बोली। ये क्या तुम बोली कि डी होगा ना। ओ एक मिनट तुम कस के बोलो तो वो आ जाएगी। एक हाँ बोलो बोलो। हेलो बोलो। क्या बोल रही थी। बोलो आफरीन बोलो। तुम बोल रही थी कि आंसर डी है ना। हाँ हाँ तो आंसर डी है, मैं तो वही बोली डी है। देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या ऐड किया गया क्वेश्चन। और लेट आ रही है मुझे ना समझ में नहीं। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये करती हूँ, रुक जाओ एक मिनट। अब देखो तो आवाज आ रही है। हेलो आवाज क्लियर आ रही है। आफरीन आवाज आ रही है तुम्हारी। मैम आपकी मेरी आवाज लेट है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ आ रही है आवाज। ओके 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 ठीक है। मैं तुम ना तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं मॉर्निंग में भी क्लास कराई थी तो वो सब आवाज ठीक था, पता नहीं अभी क्यों ऐसे प्रॉब्लम दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है तुम ना आंसर इसमें दे दो, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे दे दो ठीक है। मैं समझ जाऊंगी। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉन्फाइंड टू, किसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज किसको दिया गया। हाँ ठीक है बिल्कुल सही बोली, तुम्हारा आ गया व्हाट्सएप पे आंसर, मैं देख चुकी ठीक है। मैं देख चुकी। एक मिनट। मैं देख चुकी आपने तुम्हारा आंसर। ये बताओ अब मुझे इसके बारे में बताओ, वर्मा कमेटी के बारे में। वर्मा कमेटी किससे जुड़ी हुई है। अभी हम बताए थे वर्मा, हाँ नहीं हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल सही बताई बिल्कुल हाँ। यानी तुमको फंडामेंटल ड्यूटीज समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है। वर्मा कमेटी हो गया। ये वाला बताओ। ये वाला वो ऊपर वाला हो गया, ये बताओ। पढ़ो पढ़कर समझो उसके बाद बताओ। ये जितना भी क्वेश्चन है ना कोई एग्जाम में आया हुआ है ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या क्या सही लिखा हुआ है। बी अच्छे मैं देखती हूँ। सबसे पहले तुम देखो, ये तो 1976 में आई ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 का है ठीक है। मैं क्या बोली, इंदिरा गांधी के पीरियड से याद रखना कि इंदिरा गांधी उस टाइम थी है ना। तो 1967 है, ये 1976, तो ए वन तो ऐसे कट गया। वन कटा, तुम्हारा आंसर बन गया ए ठीक है। आंसर ए होगा ठीक है। और देखते हैं फिर क्या और कहाँ गलती है। सरदार सरन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, बिल्कुल सही। ओरिजिनली 10 था फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद 2002 में एक ऐड किया, ये भी सही है। टेक्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में टेक्स के बारे में नहीं लिखा हो, तो बिल्कुल सही। चलो आ जाओ, हो गया ये। ये वाला सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। ठीक है तुम्हारा आंसर आ गया 134, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा है। डिफेंड द कंट्री सही है। हाँ कल्चर को अपना हेरिटेज, रिच हेरिटेज को, कल्चर को प्रिजर्व करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, बिल्कुल सही। यानी तुमको समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन बताओ। मैं अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही लाऊंगी, ऐसे ना ज्यादा अच्छा होगा, समझ में आ जाएगा। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग द नॉट द पार्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। यूपीपीएससी का क्वेश्चन ये 2015 का।
हाँ बिल्कुल, विलेज पंचायत, एकदम सही बोली ये आंसर, ये डीपीएसपी है, बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम समझ गई। चलो अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ओके, आ जाओ। लैंडमार्क जस्टिस तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है, तो हम लोग को लैंडमार्क जस्टिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट के लाइन, लैंडमार्क जस्टिस जब मैं नेट का पढ़ाती हूँ तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये वाला, लेकिन तुम्हारे जो बिकॉज बिकॉज की ये टीचर के लिए तो मैं ज्यादा नहीं बड़ा लाई, छोटा लाई हूँ। सबसे पहला जस्टिस कोड लैंडमार्क जस्टिस में आएगा, पहला केस का नाम वो है 1950s में AK गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस, मैं तुमको स्टोरी सुनाऊंगी, यहाँ पे मैं स्टोरी लिख कर नहीं लाई हूँ। जब मैं नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ तो वहां मैं स्टोरी वगैरह सब लिख के लाती हूँ, लेकिन तुम लोगों का उतना बड़ा नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे समझो क्या बोला गया। AK गोपाला जो थे ना, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना। AK गोपाला एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और वो जो है ना, वो एक स्पीच दे रहे थे, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जब पुलिस ने इनको जेल में डाला, ठीक है, AK गोपाला भरते, तो AK गोपाला केस जो है ना, वो केस करते सुप्रीम कोर्ट में कि सर मेरा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है, मुझे लाइट टू लिबर्टी मिला हुआ है, मैं जो भी करूं, है ना सर, मुझे पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, आर्टिकल 14 भी बोल सकते हैं, है ना, ये सब मिला हुआ है। लेकिन इन्होंने मैं जब स्पीच कर रहा हूँ, आर्टिकल 19 भी है ना, आर्टिकल 19 भी आ जाएगा, हाँ, मैं स्पीच कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लिबर्टी मिला हुआ कि मैं जो भी करूँ, तो मैं स्पीच दे रहा हूँ, और मुझे फ्रीडम भी मिला आर्टिकल 19 में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं स्पीच दे रहा हूँ, फिर भी इन्होंने क्या किया, हमको जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट उस टाइम तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने नैरो जजमेंट दिया, नैरो। यहाँ पे आर्टिकल 21 का डेफिनेशन तो इतना बड़ा है आज का डेट में, उस टाइम उन्होंने इतना बड़ा डेफिनेशन दिया, बस थोड़ा सा नैरो कर दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो जजमेंट दिया ना, तो आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा केस में आर्टिकल 21 के डिफिनेशन को या व्यू को नैरो किया गया था, नैरो, कौन सा केस है, AK गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। यहाँ पे नैरो इसलिए कर दिया गया क्योंकि लाइफ टू लिबर्टी और राइट टू लाइफ या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब बताती है कि आपको फ्रीडम मिला, अब आपको जो करना है कीजिए, है ना, आप स्पीच भी दे सकते हैं, आपको पूरा लिबर्टी है, जो करना है करो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या देती है कि नहीं, आप अगर आप स्पीच दे रहे हैं और उस स्पीच से हम लोगों को, गवर्नमेंट को अगर लगा कि हो सके आपके स्पीच से दंगा हो जाए, राइट्स हो जाए, तो उस अकॉर्डिंग आपको जेल में डाला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया था इस केस में AK गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फंडामेंटल राइट की जो आर्टिकल 21 है इसके डिफिनेशन को नैरो कर दिया था, छोटा कर दिया था, एक हो गया। दूसरा, शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया, आ जाओ। शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा केस में, तुम्हारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम 2016 का क्वेश्चन जाके देखना, ठीक है। देखो मैं इसको हाईलाइट नहीं की, कैसे मैं भूल गई, ये भी याद करना, ये वाला भी, ठीक है ना, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, अब मैं बता रही, स्टोरी सुनो, ये तीनों केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीनों नहीं, चारों केस। आ जाओ, मैं उस दिन भी इस केस के बारे में तुमसे मेंशन की थी। दूसरा केस का नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद केस में, शंकरी प्रसाद क्या था, देखो मैं बता रही हूँ कि शंकरी प्रसाद केस जो था ना, यहाँ पार्लियामेंट जजमेंट ये सुप्रीम कोर्ट जो सुनाती है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, बोलती है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, मेरी आवाज सुनो, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा केस में बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, आर्टिकल 360। देखो अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है, अमेंडमेंट का आर्टिकल है 368, ठीक है, ये वाले याद रखना। तो यहाँ पे बोलती है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, वही लैंड रिफॉर्म वाला केस हुआ था कि लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, तो शंकरी प्रसाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाते बोलते सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा। तो देखिए यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट मेरा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उस टाइम फंडामेंटल राइट थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना मेरा वॉलेशन हो रहा,
तो इन्होंने फंडामेंटल राइट को अमेंड करे, जबकि बोला गया है कि हम फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम लोग क्या बेसिक स्ट्रक्चर, अभी बेसिक स्ट्रक्चर का यह नाम नहीं आया, मतलब फंडामेंटल राइट हम लोग को बना है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त बना है ना। फंडामेंटल राइट को हम चेंज नहीं कर सकते, आर्टिकल 13 में भी लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन रखना है, ठीक है। लेकिन देखिए चेंज हो रहा, तो जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है तो सुप्रीम कोर्ट है ना यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दे देती है ज्यादा, बोलती है क्या, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, बस हो गया। कौन सा केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, कौन सा केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया था, ठीक है। ये केस याद रखना, ठीक है ना, किसमें बोला गया था। अब किसमें नहीं बोला गया था वो भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन की स्टोरी समझना, स्टोरी बहुत अच्छा है। अभी मैं गोलकनाथ में भी आऊंगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही जो जजमेंट है ना कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, इसी जजमेंट को गोलकनाथ केस पंजाब वाला में ओवरराइड किया गया, ठीक है ना। अब देखो ये मैं बेरूबारी सुनाऊंगी, पहले इसका स्टोरी सुन लो कि जैसे यहाँ पे बोला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं कर सकता। देख लो, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में, कौन सा केस में बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट है ना, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है, तो वो है गोलकनाथ केस। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौन सा केस में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, तो वो है शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। दोनों देखो वाइसा वर्सा है, मतलब शंकरी प्रसाद ने यस बोला कि हाँ पार्लियामेंट को पावर दिया गया, गवर्नमेंट को पावर दिया गया, लेकिन गोलकनाथ में क्या बोला गया कि नहीं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को इतना ज्यादा पावर नहीं देंगे कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर ले, जो कि फंडामेंटल राइट में लोगों बना है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बना है, ठीक है। ये बात बोल के बोला गया। अब उसके बाद फिर आ जाओ बेरूबारी सुनो। अब ये जो ये केस इसका तीनों केस का जजमेंट यहाँ पे आएगा। अभी हम सुनाएंगे कैसे, और बेरूबारी में प्रश्न पढ़ते हैं। बेरूबारी क्या हुआ था कि इंडिया आजाद हुई थी 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो 1960s में तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था नून नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट नून जो थे ये पाकिस्तान से थे और नेहरू जो थे वो इंडिया से थे। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हम आपको बेरूबारी एरिया दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान बोल रही थी कि बेरूबारी एरिया जो है ना हम लोग को दे दीजिए, ठीक है। बेरूबारी एरिया आप हम लोग को दे दीजिए और हम लोग का जो एरिया है वो आप ले लीजिए। तो इस तरह से हो रहा था जवाहरलाल नेहरू और इनके बीच में। तो नेहरू नून एग्रीमेंट आया 1958 में, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम आपको दे देते हैं, जवाहरलाल नेहरू बोले कि ठीक है हम आपको बेरूबारी दे दे रहे पाकिस्तान को, लेकिन आपका भी कुछ अपना जो पार्ट है ना वो हमको देना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट में तो खाली प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन चलेगा नहीं, पार्लियामेंट में तो अपोजिशन भी होता है। अपोजिशन ने उठाया सवाल कि आप, हम लोगों का प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम लोगों का प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम लोग अपना जमीन ले सकते हैं, हम लोग अपना जमीन दे नहीं सकते। हम लोग किसी का टेरिटोरी को कब्जा कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना टेरिटोरी किसी को दे नहीं सकते, समझे। तो ये आप गलत कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को बोला, ये केस बेरूबारी यूनियन केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, मतलब जिसने केस किया तो उन्होंने ये बात बोला कि सर हम लोगों का प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग अपने टेरिटोरी को किसी दे नहीं सकते, मतलब नहीं, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ये सब हम लोग को प्रियम्बल में लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ। और हम लोग आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम लोग किसी को दे नहीं सकते। उस दिन हम लोग पढ़े थे कि हम लोग किसी को दे नहीं सकते लेकिन ले सकते हैं टेरिटरी, लेकिन हम लोग को प्रियम्बल में लिखा हुआ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ये सब लिखा हुआ वर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का सॉवरेनिटी भंग हो जाएगा अगर हम लोग अपना एरिया दे देंगे पाकिस्तान को, तो ठीक है। ये बोला गया जिसने केस किया बेरूबारी यूनियन वर्सेस केस में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट बोला आप प्रियम्बल का बात कर रहे हैं, प्रियम्बल नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा केस में बोला गया था कि प्रियम्बल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल इज ए नॉट होगा यहाँ पे, इज छूट गया, प्रियम्बल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आता है बहुत बार, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, किस केस में बोला गया प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना। इस केस का जजमेंट क्या आया, प्रियम्बल पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ तुम्हारा गोलकनाथ केस,
हम बताए थे 2 भाई था, दोनों भाई के पास 5 एकड़ जमीन था। लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, पंजाब गवर्नमेंट ने लाया था, ठीक है ना। इन लोगों को बोला गया कि आप लोगों को सिर्फ 30 एकड़ जमीन दिया जाएगा। दोनों भाई को, गोलकनाथ को बोला गया। इन्होंने बोला मेरा 5 एकड़ जमीन है और हम सिर्फ 30 एकड़ में दोनों भाई लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सर देखिए, मेरा मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा। सुप्रीम कोर्ट बोला गोलकनाथ वर्सेस पंजाब ऑफ केस में कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। कान खोल के सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट को क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं? तो वो है तुम्हारा गोलकनाथ केस। अब उसके बाद एक और केस आया तुम्हारा केरला में। एक तुम्हारा एक मठ था, केरला में एक मठ था, ठीक है ना, मठ था। वो मठ जो था ना बहुत एकड़ जमीन पे था। तो केरला में भी आया लैंड रिफॉर्म एक्ट, केरला में भी आया लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो केशवानंदा जो थे वहां के वो स्पिरिचुअल गुरु थे उस मठ के। तो केशवानंदा गए सुप्रीम कोर्ट। देखो इस केस का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला में ही हुआ था। गए सर हम मेरा तो आर्टिकल बताता है फंडामेंटल राइट्स कि तुम अपने रिलीजियस को प्रोपोगेट करो, अपने रिलीजियस के अफेयर के लिए जो करना करो। मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये क्यों मुझे रोक रहे हैं? ये तो मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग जजमेंट देती है। कंफ्यूजिंग जजमेंट नहीं देती, एक चीज को इंट्रोड्यूस करती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर को, जब इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कौन से केस में इंट्रोड्यूस किया गया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को किस केस में इंट्रोड्यूस किया गया? केशवानंदा भारती केस। इस केस से पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर वैसा वैसा नाम का कोई चीज नहीं था, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दी कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट कैन अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन क्या नहीं कर सकती है? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर। जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है ना, जो हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, बाकी सब चीज को अमेंड कर सकती है। मतलब दोनों तरफ जजमेंट दिया केशवानंदा भारती केस में। तो इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया। जो चीज हम लोगों के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती, बाकी पार्लियामेंट सबको अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड बट बेसिक स्ट्रक्चर नॉट अमेंड, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया है? केशवानंदा भारती केस एक हो गया। ये एक तो कहानी ये वाला हो गया, गोलकनाथ वाला स्टोरी खत्म हो गया। मतलब ये वाला शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ और तुम्हारा केशवानंदा भारती केस, ये कहानी खत्म हो गया। अब आते बेरूबारी। बेरूबारी में क्या बोला गया था? बेरूबारी में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट, है ना, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बोला गया था ना। अब केशवानंदा भारती केस में दूसरा जजमेंट इस पे सुनाया गया, ये वाला पे, बेरूबारी वाला पे क्या बोला गया? केशवानंदा भारती केस में बोला कि नहीं, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा केस में बोला गया है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। देखो एक बार मैं तुमको फिर से रिवाइज कराती हूँ। मैं नेट का पढ़ाती हूँ तो पूरा पूरा मतलब कितना जज है, कितना नेट में सब आता है कि कितना जज का बैच बैच बैठा था, कितना ये बैठा था। तो तुम्हारा उतना नहीं पूछेगा तुमसे, बस अगर पूछेगा तो बस इतना ही ऊपर ऊपर पूछेगा कि कौन सा केस में बोला गया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, कौन सा केस में बोला गया कि नहीं अमेंड कर सकता है, किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, किस केस में बोला गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और किस केस में बोला गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो देख लो, मैं एक बार यहाँ पे सुना रही हूँ। यहाँ पे बोला गया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है पॉजिटिव गवर्नमेंट के लिए, है ना। यहाँ पे बेरूबारी में बोला गया प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है, नॉट बोला, प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है। गोलकनाथ में भी बोला कि नहीं, कैन नॉट, अमेंड नहीं कर सकते हैं। केशवानंदा भारती के इसमें मिडिल बात बोला, बोला अमेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। अमेंड किसको कर सकते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते। हाँ भी बोला, ना भी बोला। फिर इन्होंने प्रियम्बल के बारे में बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर एक केस आता है इंदिरा गांधी, तुम्हारा ये जो हाईलाइट वाला केस बहुत इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। इंदिरा नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, यूपी का केस है वाला। रायबरेली में तुम्हारा ये हुआ था इलेक्शन, ठीक है ना। रायबरेली में इंदिरा गांधी बहुत ही मार्जिन से जीत जाती है, ठीक है। राजनारायण जो है ना वो जाके केस करते हैं तुम्हारा हाई कोर्ट में। सर इंदिरा गांधी जो है ना माल प्रैक्टिस किए हैं। माल प्रैक्टिस का मतलब पता है क्या होता है? तुम्हारा गलत तरीके से इलेक्शन को जीतना, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने जब चेक किया ना, हाई कोर्ट ने जब चेक किया तो उन्होंने पाया कि हाँ इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिस किया, तो उन्होंने उसके पे
ये रोक लगा दिया। तो ये जो था ना, स्टेप डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट प्रोटेक्शन ऑफ द पीएम इलेक्शन, यहाँ पे तुम्हारा पीएम इलेक्शन के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। मतलब ये स्टोरी, ये तुमको डेट के लिए मैं याद करवा रही हूँ, ठीक है ना। ये आता एग्जाम में कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस कब हुआ था, तो 1975 की केस है। यूपी में रायबरेली, स्टोरी यही है कि इंदिरा गांधी रायबरेली से बहुत हाई मार्जिन से जीत जाती है, और रायबरेली को जो राजनारायण को लगता है कि इंदिरा गांधी जो है इन्होंने माल प्रैक्टिस किया इलेक्शन में, तो इसलिए ये हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने जब अपने जजमेंट दिया, इंदिरा गांधी को इलेक्शन लड़ने के लिए रोक लगा दिया कि आपको पनिशमेंट मिलेगा, बहुत सारा उनका पे लिमिटेशन लगाया गया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में वो केस लेके जाती है, ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है इंदिरा गांधी, ठीक है। तो वही इस केस में बोला गया। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में क्या हुआ था, हेबिस कॉर्पस केस को इस्तेमाल किया गया। तो मैं बता रही हूँ अभी क्या हुआ। राइट टू लाइफ सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, 1976 की केस है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। यहाँ पे हेबिस कॉर्पस को यूज किया गया था इस केस में, राइट टू लाइफ को सस्पेंड किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। तुमको सिर्फ यहाँ पे डेट याद करना है, और एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा केस में, अगर पूछे, ज्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ये सब नेट में पूछा जाता है कि एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि राइट टू लाइफ को सस्पेंड कर दिया गया था इमरजेंसी के बीच में। तो ये सब मत याद करो उतना, मतलब ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ मिनर्वा मिल केस पूछेगा। मेनिका गांधी भी सुन लो यहाँ पे, क्या मेनिका गांधी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे हाईलाइट करना चाहिए था। 1976 में तुम देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, आर्टिकल 21 को नैरो किया गया था। क्यों नैरो का मतलब क्या, बोला कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ चेक किया गया है ना, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यहाँ पे चेक हुआ था। लेकिन जब मेनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में आई, ये वाला याद करना है, इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज किया गया था, और यहाँ पे आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया गया था। जैसे एक एक गोपाला में नैरो कर दिया गया, लेकिन तुम्हारा कौन सा केस है जहां पे आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन कर दिया गया, जहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, कि हम देखेंगे उस लॉ से लोगों का लाइफ तो नहीं, लोगों का लाइफ को तो हार्म नहीं पहुंच रहा, खाली हम प्रोसीजर नहीं चेक करेंगे, प्रोसेस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मेनिका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया केस में आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को एक्सपेंड किया गया था, और यहाँ पर तुम्हारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल, हाँ मिनर्वा मिल भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए था। यहाँ पे मिनर्वा मिल क्या है, ये 1980 की केस है, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या किया गया था, देखो फंडामेंटल राइट्स ऑफ डीपीएसपी को, तो यहाँ पे हमेशा लड़ाई होता है मुल्क में कि इंपॉर्टेंट किसे दिया जाए, फंडामेंटल राइट्स को या डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, वेलफेयर स्टेट है ना, डीपीएसपी स्टेट के लिए है ना। तो यहाँ पे बोला गया, देखो सबसे ज्यादा तो तुम ये बात मान लेना, डीपीएसपी जो होता है वो नॉन जस्टिकेबल होता है, फंडामेंटल जस्टिकेबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुनो भाई, सुनो मेरी एक बात सुनो, हम लोगों को बैलेंस बना के रखना है, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा केस में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों को मेंटेन करना है, तो ये बोला गया था मिनर्वा मिल में। स्टोरी सुनने पे क्या हुआ था, मिनर्वा मिल जो था ना, वो एक कोई इंडस्ट्रियलाइज था, उसी का था मिनर्वा मिल, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी का भी कंपनी अगर उसका दिवालिया निकल रहा, मतलब क्या बोला था, बैकवर्ड में जा रहा है, ठीक है, कंपनी का डिक्लाइन हो रहा है, तो वो कंपनी को गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। क्यों लेगी, कि वो कंपनी से फिर उस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करके, उसको प्राइवेटाइजेशन पब्लिक करके, मतलब वो गवर्नमेंट करके उस कंपनी का लोगों के लिए वेलफेयर करेगी। तो लोगों के लिए वेलफेयर कर रही है, डीपीएसपी के लिए अच्छा कर रही है। देख लो, जब उन्होंने मिनर्वा मिल लिया ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आदमी से मिनर्वा मिल ले लिया, ठीक है, मिनर्वा मिल ले लिया, ठीक है, मिनर्वा मिल ले लिया, ओके। तो मिनर्वा मिल लिया ये बोल के कि हम लोगों का क्या बात है, हम लोगों का बात है कि जो भी कंपनी का डिक्लाइन होगा हम लोग उसको ले लेंगे और फिर उसको ठीक करके लोगों के लिए वेलफेयर करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का बना था। जब लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था ना, उसी टाइम ये भी एक्ट आया था कि अगर कोई कंपनी अच्छा से बेनिफिट नहीं कर रही है, अच्छा से प्रॉफिट नहीं कर पा रही, उसका डिक्लाइन हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसे ले लेगी, ठीक है, और लोगों के वेलफेयर के लिए फिर उसमें काम करेगी। उस कंपनी को गवर्नमेंट बढ़ाएगी और फिर लोगों के लिए वेलफेयर लिए काम करेगी, है ना। लोगों का वेलफेयर मतलब क्या, डीपीएसपी कर रही है, ठीक है, वेलफेयर का मतलब क्या, डीपीएसपी, ठीक है, ये करेगी। तो जब
एक तरफ गवर्नमेंट बोली कि मैं डीपीएसपी कर रहा हूँ, और दूसरा तरफ ये जो मिनरवा मिल का मालिक था वो गया सुप्रीम कोर्ट, बोला सर मेरा फंडामेंटल राइट का तो वॉलेशन हो रहा है ना, मेरा मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है। तो ये तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना डीपीएसपी, दोनों को बैलेंस करो, दोनों ही बराबर है। जितना कंट्रीज के लिए हमारा फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्शन जरूरी है और डीपीएसपी के लिए जरूरी है, ठीक है, ये बात बोला गया। इंद्र सहानी केस जो है ना, इंद्र सहानी केस यूनियन वर्सेस, ये यहाँ मंडल केस हुआ था। मतलब यहाँ इस केस में बोला गया था, 1992 में आई थी, इस केस में बोला गया था कि ओबीसी को 25% रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है ना, दिया जाए। लेकिन इंट्रोड्यूस क्रीमी लेयर, अभी मैं बता रही हूँ, सुनो क्रीमी लेयर क्या, जैसे कि तुम देखी होगी, जैसे हम लोग पास ओबीसी है, हम लोग तो कोई ऑफिसर का बेटी है नहीं, नॉर्मल इंसान है ना, हम लोग तो कोई आईएएस ऑफिसर की बेटी है ना। तो इन्होंने बोला इंदिरा सहानी केस में कि सर आप 27% तो रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन आप क्रीमी लेयर लाइए। क्रीमी लेयर मतलब क्या सर, देखिए कोई ओबीसी है, ठीक है ना, कोई आदमी, और वो आईएएस ऑफिसर बन गया, अब उसका बच्चा है, उसका बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बनेगा, उसको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, बिकॉज वो एक आईएएस ऑफिसर का बेटा, और उसको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन का मतलब क्या, बैकवर्ड क्लास, है ना। तो सर ऐसा मत कीजिए, तब जाके इंट्रोड्यूस किया गया क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या, कि जो तुम्हारा, मान लो कि मेरे पास ओबीसी है और मेरे पापा आईएएस ऑफिसर रहते, तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, हमको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे पापा थे, अब तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि अब तुम्हारे पापा आईएएस ऑफिसर बन गए, अब तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर, यानी तुम्हारा ओबीसी क्रीमी लेयर के अंदर आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओबीसी क्रीमी लेयर कौन सा केस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इंदिरा सहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो अगर ये सब तुमको ना भी हो याद, तो रेड वाला जितना है, ऊपर वाला जितना सब याद करना, और एक मिनरवा मिल याद करना, और मैं बता रही हूँ कॉर्नेल याद करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उतना सब इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार खाली पढ़ लेते। एसआर बोमाई केस, एसआर बोमाई केस जो है ना, ये आर्टिकल 356 से जुड़ी हुई है। मैं बताई थी कि इंडिया में तीन तरह का, इंडिया में तीन तरह का तीन तरह का इमरजेंसी आर्टिकल है, ठीक है ना। मैं क्या बोली थी, इंडिया में तीन तरह का इमरजेंसी लगती है, एक होता है, इंडिया में तीन तरह का इमरजेंसी है, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और एक होता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या, अगर गवर्नर को लगा कि हाँ इस स्टेट में, वेस्ट बंगाल एग्जाम्पल दे रहे, गवर्नर को लगा वेस्ट बंगाल में तुम्हारा गवर्नर रूल लगना चाहिए, ये प्रेसिडेंट को बोलेगा सर आइए यहाँ पे ना, चीफ मिनिस्टर को हटाइए, ममता बनर्जी को हटाइए, और आप आके यहाँ पे रूल कीजिए। प्रेसिडेंट आएगा, चीफ मिनिस्टर को हटाएगा, डिक्लेयर कर देगा कि ये आज से तुम्हारा प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट चला जाएगा और गवर्नर चलाएगा, ठीक है ना, ऐसे होता था। तो ये आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग होता था इंडिया में पहले। लेकिन क्या हुआ कि आर्टिकल 356 का मिस यूज किया जाने लगा। मिस यूज किया, अभी अगर ये एसआर बोमाई केस नहीं होती ना, तो कब का वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी हट जाती। कैसे हटती, गवर्नर तो तुम्हारा है सेंटर का, गवर्नर सॉरी गवर्नमेंट में लिख दी, गवर्नर बोले, गवर्नर कहाँ का है, गवर्नर तो तुम्हारा है सेंटर का, है ना। बोलेगा सर आए, प्रेसिडेंट को बोलेगा सर आइए, अब प्लीज आके यहाँ पर से चीफ मिनिस्टर को हटाइए, ममता बनर्जी को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, इसको हटा दीजिए, चीफ कोई और इल्जाम लगा के, अंदर दिल में कुछ और बात है जो भी, इसको हटाइए, इसको हटा के आइए प्रेसिडेंट रूल लगाइए। अब जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो यहाँ पे किसका अल्टीमेट देखोगी तो प्राइम मिनिस्टर का ही रूल चलेगा, फिर तो वेस्ट बंगाल में रहना हम लोग को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाता, अगर एसआर बोमाई केस पे आपका जैसा केस नहीं आता, तो एसआर बोमाई केस से पहले क्या होता था ना, इजीली जिसको भी मन करे, जहां भी मन कर रहा प्रेसिडेंट रूल लग रहा, आर्टिकल 356 राइज, मतलब बोल दिया आज से यहाँ पे आर्टिकल कोई भी मतलब जो सेंटर पे जो तुम्हारा गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी होता था, अब उनको लगा कि इस स्टेट में मेरा नहीं है ना, मेरा नहीं है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं है, तो उसी तरह अगर उस टाइम की गवर्नमेंट को लगा कि हाँ नहीं है, मेरे सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, चालाकी से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते थे, ये बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो इसी तरह क्या हुआ तुम्हारा एसआर बोमाई केस में, तुम्हारा कि एसआर बोमाई में, एसआर बोमाई जो थे ना, ये तुम्हारा ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ, ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया कि आप पे आर्टिकल 356 लगता है, तो इन्होंने बोला कि आखिर मेरा पे क्यों लगा, मुझे रीजन बताए। रीजन ये होता है या तो आपका मेजोरिटी खत्म हो जाए, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाए,
ठीक है, या आपने कोई मिसबिहेव किया हो या करप्शन वगैरह इस तरह का कुछ एक्टिविटी किया हो, तब है ना लगता है। तो इन्होंने बोला कि मेरा तो मेजोरिटी भी है, मेजोरिटी का मतलब क्या, जो जो तुमको सपोर्ट देता है वो मेजोरिटी खत्म हो जाना, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला एसआर बोमाई ने कि सर मैं तो मेजोरिटी साबित करने के लिए मेरा तो लेजिस्लेटिव असेंबली से मेरा तो मेजोरिटी है, आप मुझे हटा, आप क्यों लग रहा प्रेसिडेंट रूल लगने का भी रीजन है कि जब तुम अपना मेजोरिटी खत्म कर देगी, मतलब चीफ मिनिस्टर को सबको जो सपोर्ट करता है, जो एमएलए क्या नाम एमपी जो मेंबर एमएलए जो एमएलए सपोर्ट करते हैं, उनका जब सपोर्ट हटेगा तब तो चीफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा, है ना। और ये कर्नाटका के थे, ठीक है ना, ये कर्नाटका के, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि किस वजह से मुझे हटा दे, रीजन दीजिए। तो ऐसे सडनली नहीं हटाएंगे, तो उन्होंने कुछ रीजन नहीं दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। 1994 में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट गया फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया कि हम लोग इतना इजीली रिस्ट्रिक्टेड आर्बिट्री मनमानी तरीके से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। आर्टिकल 356 को मनमानी तरीके से कोई नहीं लगाएगा। जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कि अगर जिस चीफ मिनिस्टर को तुम हटा रहे हो, तुम जो रीजन दे रहे हो, अगर वो मेजोरिटी, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से मेजोरिटी खो देती है, ठीक है, या वो अपने स्टेट में मतलब वायलेंस हो रहा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या मैनेजमेंट अच्छा से नहीं चला पा रही है, तब जाके लगेगा, नहीं तो कोई और तरीका से नहीं लगेगा। तो एसआर बोमाई केस में प्रेसिडेंट रूल जो लगता था आर्टिकल 356 में, उसको रिस्ट्रिक्ट कराया गया, आर्बिट्री को रोका गया। आर्बिट्री का मतलब मनमानी, जो मनमानी होता था ना प्रेसिडेंट रूल को लेकर, उसको रोका गया, ठीक है। 2013 में एक केस आया था जिसको बोला गया नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, मतलब जब तुम इलेक्शन देने जाती होगी, तुम इलेक्शन देने जाती हो, तुम लिखा होगा नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है ना, ये लोग हैं। और एक होता है नॉन ऑफ द एबव, तुमको किसको देना, मुझे किसी को नहीं देना तीनों में से, तब मैं नॉन ऑफ द एबव को दे दूंगी, ठीक है ना। तो ये कब बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक था तो एक पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, इन्होंने ही बोला था कि इंडिया में नोटा लाया जाए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नोटा कब आया, 2013 में। नोटा का मतलब क्या है, नन ऑफ द एबव, मतलब जो ईवीएम होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ना, उसमें सबका पिक्चर दिखना तुम होगा, तुम्हारा टीएमसी का होता है, जितना भी पार्टी रहता है सबका तुम्हारा पिक्चर बना रहेगा। लास्ट में तुमको एक नोटा का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर तुम किसी को नहीं देना चाहती तो नोटा को दे दो। देखो गया जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, ये आर्टिकल 22 से जुड़ा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। बस इस एग्जाम में कुछ नहीं आएगा कि आर्टिकल 21 से इसमें कौन जुड़ा हुआ है, तो जस्टिस के सी पुट्टस्वामी आर्टिकल 21 से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन जल्दी बताओ, ये 2016 का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, द डॉक्ट्रिन ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंड, कैन नॉट अमेंड किसमें बोला गया था, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। गोलकनाथ, गोलकनाथ बिल्कुल, बेसिक स्ट्रक्चर को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर, है ना। ओ नहीं गोपाला नहीं, सॉरी गोलकनाथ ये ना, सॉरी हाँ गोलकनाथ, हाँ गोलकनाथ सी, हाँ सी में मिनर्वा मिल में मेनिका गांधी में क्या बोला गया था, आर्टिकल 21 को एक्सपेंड, मेनिका गांधी है ना, मेनिका गांधी में क्या गया था, आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया था, उनके डिफिनेशन को और एक्सपेंड किया गया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस यहाँ पे होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ए के गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में भी आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया गया था, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में दो जजमेंट, एक तो तुम्हारा बेरूबारी वाला भी आया था कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और एक बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट इमेंड नहीं कर सकती है, बाकी सबको अमेंड कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा केस में आया है, अगर एग्जाम में पूछे कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा केस में आया है, तो वो होगा केशवानंदा भारती केस, ठीक है। अब गोलकनाथ में तो आ गया कि पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती है। अगर नॉट नहीं होता तो आंसर होता शंकरी प्रसाद, जो कि ऑप्शन में है नहीं शंकरी प्रसाद, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे, ठीक है ना। अब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है।